जय मां काली, जय मां दुर्गा, भारत माता की, भारत माता की। मंच में उपस्थित जितने भी हमारे महानुभाव हैं उनको मेरा प्रणाम, और सभाघर में जितने भी यहाँ पर हमारे मित्र आए हैं उनको मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत नमस्कार। सिंह वाहिनी क्या है? सिंह वाहिनी क्या है आप मुझे बताइए। सिंह वाहिनी को लीड कौन करता है? सिंह वाहिनी को लीड कौन करता है? सिंह को कौन लीड करता है? सिंह को सिंह ही लीड करता है। सिंह को कभी भी कोई दूसरा प्राणी लीड नहीं करता है, तो सिंह को सिंह लीड करता है। कलकत्ता में भी सिंह को सिंह लीड करेंगे, और जब हमारा पूरा का पूरा भारत है वो भी एक सिंह है, उसको भी एक सिंह लीड करेगा। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वो सिंह लीड नहीं करे, उसको नेतृत्व नहीं करे, वो चाहती है कि उसका नेतृत्व कोई गधा करे, तो वो तो कभी हम होने नहीं देंगे। सिंह को हर समय सिंह ही लीड करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे होंगे इजराइल में क्या हुआ, कैसे 3000 लोग इजराइल के अंदर घुस गए, कैसे छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, कैसे छोटे छोटे बच्चों को कैसे बेदर्दी से मारा गया, कैसे उनको जलाया गया, कैसे घर में घुस करके बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए। हमने ये चीज़ देखा। इजराइल उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इजराइल कर रहा है वो काम। लेकिन अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो हम कहां जाएंगे? आपका घर, आपका व्यवसाय, आपका जॉब, आपका गाड़ी, आपकी बाड़ी, आपका जमीन जायदाद आपके तभी तक सुरक्षित है जब तक आपका देश सुरक्षित है। अगर देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप कितना ही कर लीजिए, आपको कहीं भाग के जाना पड़ेगा। और आप भाग के कहां जाओगे? एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, नीचे महासागर है, ऊपर हिमालय है। अगर आप हिमालय को क्रॉस भी कर जाओगे तो आपके सामने चीन रहेगा। इजराइल के पास तो बहुत जगह है इजरायली लोग के पास जाने के लिए। यूक्रेन में जब वॉर हुआ, यूक्रेन के कारण, यूक्रेन का क्यों वॉर हुआ? यूक्रेन ने एक जोकर लीडर को चुना और वो जोकर लीडर ने जाकर वॉर कर दिया, और उसके कारण आज सारे यूक्रेन के लोगों को जाना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। आज उनके पास तो पोलैंड था, चले गए। हमारे पास आज एक भी देश नहीं है जो हमें लेगा। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 100 करोड़ हिंदू है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेगा। लेकिन यही मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको एक नेतृत्व, स्ट्रॉन्ग लीडर चूज करना पड़ेगा जो आपको प्रोटेक्ट करके रखे, जो देश को प्रोटेक्ट करके रखे। ऐसा नहीं हो कि आपके घर में कोई भी आ जाए और 300 लोगों को मार के चला जाए, जैसे 26/11 में हुआ था, जैसे ट्रेन ब्लास्ट होता था, जब वो चाहते थे तब हो जाता था। कभी आपके मंदिरों में ब्लास्ट होता था, कभी आपके घरों में ब्लास्ट होता था, कभी आपके मॉल में ब्लास्ट होता था, कभी आपके लोकल ट्रेन में ब्लास्ट होता था। आज 9 साल 10 साल हो गए, कोई ऐसा ब्लास्ट नहीं हुआ है। पहले वो हमें परेशान करते थे, आज हम उनको परेशान करते हैं। उनके घर में जाकर, लोगों के घर में जाकर मार रहे हैं। अब लोग हमें कंप्लेन करते हैं, कनाडा वाले कंप्लेन करते हैं, पाकिस्तान वाले कंप्लेन करते हैं कि आपके लोग हमारे घर में आके मार रहे हैं। यह डिफरेंस है लीडरशिप का। तो स्ट्रांग लीडरशिप अगर आप चुनोगे तो वो डिफरेंस दिखेगा। और वही डिफरेंस है कि अचानक से आप आज सुनते हो कि एक अज्ञात आदमी ने फलाना मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पाकिस्तान के अंदर मार दिया। एक फलाना अज्ञात आदमी ने कनाडा में घुसकर निज्जर को मार दिया। अरे भैया, कौन है ये अज्ञात आदमी, क्या कर रहा है? तो यह भी हमें देखना पड़ेगा कि उस अज्ञात आदमी को कौन भेज रहा है। तो आपका देश सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहोगे, वो बहुत जरूरी है। एक बहुत
मतलब प्रचलित कहावत थी जो हमारे गोखले जी ने बोली थी। गोखले जी ने क्या बोला था कि वेस्ट बंगाल थिंक्स टुडे व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो। मतलब जो आज बंगाल सोचता है पूरा भारत कल सोचेगा। हमारी सोच इतनी आगे थी। हम उस समय जब बंगाल का स्वर्ण युग चल रहा था, हम टोटल जीडीपी का 40% देते थे। देश में अगर 100 रुपए की जीडीपी होती थी तो 40 रुपए की जीडीपी हमारे देश की मतलब बंगाल देती थी। बंगाल सबसे ज्यादा क्रांतिकारी नेता लोग को देते थे। बंगाल सबसे ज्यादा कल्चरल और एजुकेशन को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता था। बंगाल सबसे ज्यादा किताबें लिखता था। बंगाल, हमारे बंगाल से के लोग सबसे ज्यादा मूवीज बनाते थे। म्यूजिक डोमिनेट होता था, एजुकेशन डोमिनेट होता था। कहां गया वो बंगाल आज के डेट में? आज वो बंगाल को क्या हो गया कि वो जो बंगाल जो उस समय इतना आगे था आज वो पीछे चला गया। What is the reason for that? आपने कभी सोचा है क्या हो गया अचानक से 50 साल में कि वो बंगाल को एकदम पीछे ढकेलते गए? आज हमारा जो जनरेशन है, नया जनरेशन है, वो बंगाल में नहीं रहना चाहता है। वो या तो हैदराबाद में जाता है जॉब लेने, या बेंगलोर में जाता है, दिल्ली जाता है, गुड़गांव जाता है, बॉम्बे जाता है। बंगाल में नहीं रहना चाहता है क्योंकि बंगाल में जॉब्स नहीं मिलते हैं। हमने बंगाल की इंडस्ट्री खत्म कर दी। हमारे जो ये पॉलिटिशियंस है उन्होंने पूरा बंगाल को एकदम मतलब पीछे ढकेल दिया है। सारे स्टेट जो बंगाल से आगे थे वो आज बंगाल से मतलब आप सोच लीजिए हमारा बंगाल उनसे पीछे चला गया है। आप एक चीज आप सोचें, इजराइल क्यों मतलब एक रम से जो इजराइल की जो हम बातें करते हैं, इजराइल और बंगाल में क्या डिफरेंस है? क्यों इजराइल अपने लोगों को बचा पाता है? क्यों इजराइल पे अटैक होता है तो वो ज्यादा काउंटर अटैक करता है? अगर आप एक इजराइल को मारते हो तो वो 10 लोगों को जाके मारता है, क्योंकि वो सब इजराइल वाले सारे सिंह वाहिनी हैं। वो लड़ते हैं, पीछे झुकते नहीं है, पीछे जाते नहीं है। वो बड़ा डिफरेंस है बंगाल का, ये इजराइल का। और बंगाल में ये क्या हो रहा है, आप एक चीज देखिए, बंगाल में हम अपना इतिहास मिटा रहे हैं। इजराइल अपना इतिहास नहीं मिटाता है। इजराइल अपने इतिहास को याद रखता है कि उसके साथ क्या हुआ है। हम अपना इतिहास मिटा देते हैं। हम अपना इतिहास इसलिए मिटा देते हैं क्योंकि हम उसको देखना नहीं चाहते। हमारे जो लीडरशिप है, जो करंट लीडरशिप है, या जो भी आप बताइए, वो हिस्ट्री को डिलीट कर रहे हैं, चैप्टर्स डिलीट कर रहे हैं। हमें हमारा अपराध बहुत हटा रहे हैं। आप एक सोचिए, क्यों वेस्ट बंगाल से वेस्ट हटाने की बात हो रही है? क्यों हमारे पार्टीशन के हॉरर्स को या वो दर्दनाक पार्टीशन को मिटाने का सोच रहे हैं वो लोग? क्यों वो नहीं चाहते हैं कि हम गोपाल मुखर्जी को याद करें? क्यों वो नहीं चाहते हैं कि हम डायरेक्ट एक्शन डे को याद करें? क्यों वो नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी अत्याचार हुआ है पार्टीशन के समय वो हम याद ना रखें? कभी आपने सोचा है ये बात? यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपना इतिहास वापस जाइए, उसको रिविजिट कीजिए और वो इतिहास को वापस पढ़िए। तब आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। और वो इतिहास पढ़ने से ही हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है जो हम दोहराते आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए 1947 का जो पार्टीशन हुआ है और 1946 में जो घटनाएं हुई है उसको याद रखने के लिए हर साल एक पार्टीशन रिमेंबरेंस डे मनाया जाने लग गया है, जो मोदी जी अभी स्टार्ट कर दिए। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी विवेक जी आए थे तो मुझे याद आया कि केरला स्टोरी जो चल रही थी, अचानक से बंगाल गवर्नमेंट को लगा कि ये केरला स्टोरी नहीं चलनी चाहिए, उसको बैन कर दो। हाथों हाथ उसको बैन कर दिया गया, हाथों हाथ ऑर्डर निकाला गया। जो शो चल रहे थे उसमें से लोगों को धक्के मार मार के लोगों को भगाया गया। आप सोचिए ऐसी क्या थी उस मूवी में कि आपको मतलब एक रकम से ऐसा मतलब वो पैनिक हो गए कि उनको हाथों हाथ निकालना पड़ा, हाथों हाथ लोगों को निकालना पड़ा। केरला स्टोरी तो केरला में तो बैन हुई नहीं थी, सिर्फ वेस्ट बंगाल में बैन हुई थी। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात थी जो पिंच कर गई बंगाल गवर्नमेंट को कि उन्होंने उसको तुरंत बंद कर दिया। कहां गया उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच? कहां गया वो जो बात करते कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है?
सिर्फ बोलने के लिए बात करते हैं, बट देयर वाज ऐसी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसी कोई भी वो चीज नहीं थी। क्यों यहां पर माइनॉरिटी डेवलपमेंट का बजट ज्यादा है, इरिगेशन से भी ज्यादा है? क्यों? आपने कभी सोचा है? हमारे इरिगेशन में आज बाढ़ आ जाती है, फील्ड्स में पानी पड़ी है और कोई भी मतलब खेत में पानी पड़ा हुआ है, कोई भी पानी निकालने वाला नहीं है, लेकिन हमारा माइनॉरिटी का डेवलपमेंट का बजट इरिगेशन बजट से भी ज्यादा है। मतलब ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर यह चीज होती है, लेकिन हमारे इस बंगाल में आज भी इरिगेशन स्टेट का बजट माइनॉरिटी बजट से ज्यादा है। मतलब आप सोच लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट करो, हम वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप वुमेन एम्पावरमेंट? लक्ष्मी भंडार में आप पैसा देकर वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, क्या इसको वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं? उसमें आधे से ज्यादा लोग तो फेक है, आधे से ज्यादा लोग के जो दस्तावेज है वो गलत है। अभी जो मनरेगा की भी कार्ड की अभी एक रकम से आधार सीडिंग हुई थी, उसमें 1.5 करोड़ कार्ड्स झूठे पकड़े गए। आप सोच सकते हो ऐसे एम्पावरमेंट होता है। मैं आपको बताता हूं एम्पावरमेंट कैसे होता है। 2014-15 के समय मैं आपको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप प्लीज सुनिएगा। 2014-15 के समय हरियाणा में एक एजिटेशन चल रहा था। क्या एजिटेशन चल रहा था? वहां जाट भाई लोग नाराज हो गए थे। क्यों नाराज हो गए थे? क्योंकि वहां कोर्ट ने उनका ओबीसी का एक कास्ट वो था बेनिफिट, वो वापस ले लिया था। वो चाहते थे कि वो उनका ओबीसी स्टेटस रेस्टोर हो। वो एजिटेशन कर रहे थे, सारे खाप लीडर्स है, सारे हरियाणा के सरपंच है, वो सड़क पे आ गए थे। उन्होंने मांग की हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने बार बार मांग की। प्रधानमंत्री जी बोले कि ठीक है, मोदी जी बोले ठीक है आप आइए मिलिए। वो लोग सब डेलीगेशन लेकर गए मिलने के लिए कि हमारा ओबीसी स्टेटस रेस्टोर कीजिए। गए, मीटिंग हुई, मीटिंग अपॉइंटमेंट के दिन वो लोग गए। अपॉइंटमेंट के दिन जा करके वो मोदी जी से मिलते हैं। मोदी जी उनको बोलते कि उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी। ध्यान से सुनने के बाद एक ही बात बोली कि देखिए आप लोग इतने लोग आए हो, 60-70 लोग थे वो लोग, और सारे बड़े बड़े पंचायत, बड़े बड़े लीडर, कम्युनिटी लीडर्स, वो लोग आके उनको बोलते हैं मोदी जी कि आप आए हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो डिमांड है मैं तभी कंसीडर करूंगा, मतलब कंसीडर करूंगा, ये नहीं कि मैं कंप्लीट करूंगा, फुलफिल करूंगा, अगर आप मेरी एक शर्त मानो। वो लोग सोच में पड़ गए। मोदी जी एक पॉलिटिशियन है, क्या मांग सकते हैं? बोलेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन में वोट दीजिए, या बोलेंगे कि भाई हमें कोई जमीन दे दीजिए कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई रोड वोड के लिए, या कोई वो पर्टिकुलर कोई चीज पे सपोर्ट मांगते होंगे। उनके दिमाग में यही चीज घूम रहा था कि मोदी जी क्या मांग सकते हैं। पॉलिटिशियन है, कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ही। काफी सोच विचार के बाद वो आते हैं कि चलिए आप बताइए आप क्या चाहते हैं हमसे। मोदी जी ने सिर्फ एक ही बात बोली, नो फीमेल इन्फेंटिसाइड। एक भी हमारा जो बच्ची है वो नहीं मरेगी, ना पेट में मरेगी, ना पेट के बाहर मरेगी, ना उसकी भ्रूण हत्या होगी, ना उसको जिंदा, वो मतलब जैसे ही जन्म लेती है उसको आप दूध में डाल देते हो, वो नहीं होना चाहिए। एक भी हत्या नहीं होनी चाहिए। एंड दे वर शॉक्ड, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये इन्होंने क्या मांग लिया। उन्होंने प्रॉमिस किया, हमारे सारे जाट भाइयों ने, 70 लोग गए थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमें आप ओबीसी स्टेटस दीजिए या मत दीजिए, हम आपकी ये पूरी मांग हम स्वीकार करते हैं, एक भी बच्ची नहीं मरेगी। उसके बाद 4 साल हो गया। हरियाणा का सेक्स रेशियो क्या था पहले? 870 था। मतलब 1000 लड़के पैदा होते थे, उसके बगल में 870 लड़कियां पैदा होती थी। 130 लड़कियां मर जाती थी या मारी जाती थी। आप सोच लीजिए आज 922 हो गया 870 से। 4 साल 5 साल में वो सेक्स रेशियो 870 से लेकर के 922 हो गया है। 17 साल के बाद वो सेक्स रेशियो, आप सोच लीजिए, वो सेक्स रेशियो जो 870 था वो 900 के ऊपर क्रॉस हुआ है 17 साल के बाद। तो ऐसे होता है वुमेन एम्पावरमेंट। आपको याद होगा बंगाल में हमारी जो बहनें थी
वो रोज वैली चिट फंड, शारदा चिट फंड में पैसे डाल देती थी। उनको पता नहीं होता था पैसे कहां डाले, बड़ी मेहनत से पैसे कमाते थे, वो पैसे डाल देते थे। आज उनके सबके बैंक अकाउंट खुल गए हैं और वो सब बैंक अकाउंट में वो पैसे डालते हैं। तो आज कोई चीटिंग वाला फंड उनके पैसे नहीं लेके जा रहा है। आज उनके पैसे सेफ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेफ है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, जिसको भी जाना है अपने पैसे वापस विड्रॉ कर सकती है। उनको क्रेडिट भी मिलती है, उनको ओवरड्राफ्ट भी मिलता है, उनको इंश्योरेंस भी मिलता है, उनको सब कुछ मिलता है। इसको बोलता है वुमेन एम्पावरमेंट। जब आप जल जीवन में आप टैप वाटर देते हो, नल से पानी देते हो, और हमारी बहनें, हमारी माताएं जो 2-2 घंटा लगा करके वहां पर वेट करती है, कम्युनिटी वाटर में पानी भरती है, और उनका 2 घंटा बच जाता है क्योंकि अब वो पानी आपके टैप वाटर में आ रहा है, नल से आ रहा है, उसको बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो दिस इज हाउ वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, शाहरुख खान की शायद मूवी आई थी, क्या नाम था, जवान। और लास्ट में उन्होंने बोला था कि उंगली का पावर दिखाओ, उंगली का पावर दिखाओ। उन्होंने बोला, अरे भाई तुम 10 साल लेट हो गए, तुम 10 साल लेट हो गए। उंगली का पावर भारत वालों ने दिखा दिया है, 2014 में दिखा दिया था। 2014 से पहले हम लोग 30 साल तक कोलिशन गवर्नमेंट खोजते थे। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता था, छोटे छोटे रीजनल पार्टीज आती थी, वो ब्लैकमेल करती थी, हमें रेल दे दो, हमें माइन दे दो, हमें कोयला दे दो, हमें ये दे दो, और फिर वो उसकी बपौती हो जाती थी। वो रेलवे से वो अपना घर भरता था, कोई कोयला से अपने घर भरता था, कोई टेलीकॉम से अपना घर भरता था। आज ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपका उंगली का पावर है, आपने एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दी है, इसीलिए आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ब्लैकमेल कर दे, कोई वो नीचे से कारपेट हटा दे और गवर्नमेंट गिर जाए, किसी की हिम्मत नहीं है। ये आपका उंगली का पावर है। आपके उंगली के पावर से 370 हट गई, आज कश्मीर इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो गया है। ये आपके उंगली का पावर है। आपके उंगली का पावर है कि राम मंदिर बन रहा है, 30 साल हो गए थे, लटक रहा था। आपके उंगली का पावर है भाई, आपके उंगली का पावर है कि वो राम मंदिर बन रहा है। आपके उंगली का पावर है कि 80,000 किलोमीटर की सड़क तैयार होकर बन गई है। आपके उंगली का पावर है कि इतने सारे IITs, इतने सारे एम्स, 25 एम्स, इतने सारे IIMs, मेडिकल सीट डबल हो गई। यह आपके उंगली का पावर है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पे पहुंची है, वो आपके उंगली का पावर है। अगर हमारी बहनों को 12 करोड़ टॉयलेट मिला है, गरीबों को 3.5 करोड़ घर मिला है, वो आपके उंगली का पावर है। तो आपके उंगली के पावर से आज G20 में हमारी इज्जत बढ़ी है। लोग इंडिया को एक इज्जत की नजर से देखते हैं। आज हमारा चंद्रयान ऊपर जा रहा है। एक समय था कि हम हमारे इसरो साइंटिस्ट को जेल में डाल देते थे। आज वो हमारा उंगली का पावर है कि वो साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं और चंद्रयान बना रहे हैं। तो ये आपके उंगली का पावर है। आपके उंगली के पावर से 100 एयरपोर्ट्स बन गए हैं। आपकी उंगली के पावर से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आपके उंगली के पावर से आज हम जाकर के बाहर में टेररिस्ट को मार रहे हैं। एक समय था कि टेररिस्ट हमारे घर में घुस करके हमें मारते थे। सो ये आपका उंगली का पावर है। तो मुझे लगता है कि 2024 में भी आप अपना उंगली का पावर दिखाइए, और जो आपने 2014 में दिखाया था, 2019 में दिखाया था, और 2024 में भी आप दिखाइए। सो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे